मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पर्टिनेंट आईएएस पर। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि इस वीडियो को एंड में जो भी पीडीएफ है हम आपको अवेलेबल करा सकें। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर्टिनेंट आईएएस विद अक्षय सर से जुड़ सकते हैं। मित्रों हमने एक सीरीज आपसे यहाँ पर बोला है, यानी पिछली क्लास में हमने बोला था कि हम एक सीरीज को यहाँ पर चालू कर रहे हैं जो कि आपकी इकोनॉमी को कवर करेगी। इस पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इकोनॉमी सीरीज में पिछले 1.5 वर्षों में यानी लास्ट के लगभग 1.5 वर्षों में जो भी अभी इकोनॉमी की सीरीज चल रही, तो हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी में जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पता है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में इकोनॉमी का सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये सेक्शन ज्यादातर करंट अफेयर पर आधारित होता है। तो जरूर आपको इन वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और आने वाला जो आपका प्रीलिम्स 2025 है उसमें काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर हमारी सीरीज से देखने को मिल सकते हैं। खैर इस बात पे लेकर कोई दावा नहीं किया जा सकता है, लेकिन जरूर आपको हेल्प मिलेगी, इस बात को लेकर हम यहाँ पर सुनिश्चित कर रहे हैं। चलिए आगे बात कर सकते हैं। तो हम इस पे एक सीरीज बना रहे हैं जिसपे हम 3 पार्ट पे करने वाले हैं, जिसपे कि हम पहले 6 मंथ का करंट अफेयर यानी जनवरी 2024 से जून 2024 तक, अगला जो हमारा सीरीज आएगा वो इस पे हम नेक्स्ट 6 मंथ का, और इसके बाद हम नेक्स्ट 6 मंथ का, इस तरीके से आपको सीरीज यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सीरीज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि कंसीडर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स: फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, reinvesting profits earned from overseas operations, non-resident external deposits, equity capital of unincorporated bodies. How many of the above can be included in the FDI, foreign direct investment? विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड, विदेशी परिचालन से अर्जित लाभ का पुनर्निवेश, अनिवासी बाह्य जमा, असंबद्ध निकायों की इक्विटी पूंजी। इनमें से आपको बताना है कौन सा एफडीआई में आता है। तो आप सबको पता है कि एफडीआई हमारे देश में या किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट में कह सकते हैं भूमिका निभाता है। तो कौन सा निवेश या कौन सी मुद्रा आपके एफडीआई के अंतर्गत आती है? आपके पास जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपके दिए गए। वीडियो को हम सही रखने के लिए यहाँ पर पॉज नहीं लेंगे, ड्यूरिंग क्लास यानी ड्यूरिंग क्वेश्चन में ही हम आपको आंसर पे जाएंगे। कारण है कि अगर आपको लगता है कि आपको खुद टाइम लेकर इसका वीडियो बनाना चाहिए यानी इसके सॉल्यूशन पे जाना चाहिए, तो आप होल्ड कर सकते हैं और खुद से चेक कर सकते हैं कि आप सही आंसर दे रहे हैं, तब आप हमारे सॉल्यूशन पार्ट पे जाए। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एफडीआई की बात कर रहे हैं। एफडीआई मतलब एक लंबे समय के निवेश की बात होती है जिसमें आपको पैसा लगाना पड़ता है किसी देश में, और वहां पर आप ज्यादातर जो परिसंपत्तियां यानी पूंजी वहां पर लगाना चाहिए जहां पर एसेट्स क्रिएट हो। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड ये एफडीआई के अंतर्गत आते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा है री इन्वेस्ट करना जो प्रॉफिट आपने कमाया है ओवरसीज ऑपरेशन से, ताकि एक लंबे समय तक आप पैसा निकाल सको, तो ये भी इसके अंतर्गत आता है। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, ये देखिए बाह्य अनिवासी जमा, ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है, ये हमारे एफडीआई का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो एफडीआई का पार्ट नहीं होगा। तीसरा है इक्विटी कैपिटल ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, असंबद्ध निकायों की इक्विटी पूंजी, एग्जैक्टली ये भी हमारे एफडीआई के अंतर्गत आता है। तो तीन हमारे यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रूमेंट्स में हम कह सकते हैं एफडीआई में आता है, पहला, दूसरा और चौथा। तो जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन आपका सही होगा, केवल 3। ठीक है, क्योंकि अनिवासी बाह्य जमा ये एफडीआई के अंतर्गत हमारे नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। सी होगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप ये पीडीएफ हमारी देख लीजिएगा, तो उसमें सारा हमने डिटेल्स दे रखा है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इन द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, निम्नलिखित में कौन सा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई की विशिष्ट विशेषता नहीं है? इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड एंड म्यूचुअल फंड्स इन फॉरेन कंट्री हैव ए पैसिव ओनरशिप role in the companies they invest in, hold their investment long term seeking to influence company decision, are motivated by the diversification and the potential short term profit। देखो इनमें से 4 बातें दी गई हैं। पहला दिया गया है कि म्यूचुअल फंड इस पे निवेश, तो ये तो भाई आता ही आता है, क्योंकि आप सबको पता है एफपीआई के अंतर्गत जो बाहरी देश के लोग हैं अगर भारत में इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना करना चाहते हैं तो वो एफपीआई के तहत कर सकते हैं, अगर उनको लॉन्ग टर्म नहीं पैसा रखना है, यानी शॉर्ट टर्म पैसा रखकर वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के थ्रू ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाकर मार्केट से बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, भी पैसिव ओनरशिप रूल, अगर कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया तो पैसिव ओनरशिप तो रहेगी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बात में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तो ये भी सही है। तीसरा है होल्ड द इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, देखो लॉन्ग टर्म एफडीआई के अंतर्गत आता है, जिसमें आप पैसा लगाने के बाद काफी समय तक आपको इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि वो ज्यादातर परिसंपत्तियां यानी एसेट्स क्रिएशन के लिए पैसा होता है, ना कि एफपीआई के अंतर्गत होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। चौथा है डाइवर्सिफाई होता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, एकदम सही बात है। तो इसका आपको बताना था निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सी इसकी विशेषता नहीं है एफपीआई के अंतर्गत। तो हमने देख लिया कि जो लॉन्ग टर्म पैसा इन्वेस्टमेंट होता है वो एफडीआई में होता है, ना कि एफपीआई में। तो ये इसका सी आंसर सही होगा, जो कि राइट होगा। तो सी आप इसका आंसर देख सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए आप इसके बाकी हमारे पीडीएफ सेक्शन पे जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हायर टैक्स जीडीपी रेशियो ऑलवेज इंडिकेट्स ए स्ट्रॉन्गर एंड मोर प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। उच्च कर दर अनुपात सदैव अधिक मजबूत एवं समृद्ध अर्थव्यवस्था का संकेत देता है, ठीक है। डिक्रीज इन द टैक्स जीडीपी रेशियो आर ऑलवेज डिटरमिनेंट टू ए कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो बात समझो, हायर टैक्स जीडीपी रेशियो का मतलब क्या हुआ कि जीडीपी की तुलना में टैक्स का हमारा जो बेस है वो अधिक है, अधिक हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द गुड थिंग। किसी भी देश के इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए टैक्स का जो कलेक्शन है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। लेकिन जरूरी नहीं होता है कि वो हमेशा मोर प्रॉस्परस भी हो, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार सही तरीके से टैक्स ना लगाकर सिर्फ अधिक से अधिक टैक्स कलेक्शन करना चाहती है। उससे क्या होगा, वहां पर जो प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही, समृद्धि की बात है, वो वहां पर उस तरह से नहीं होगी। तो ये पार्शियली ट्रू है, लेकिन जब आप ऑलवेज वर्ड यूज कर लेते हैं तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा क्या, डिक्रीज इन द टैक्स जीडीपी रेशियो आर द ऑलवेज डिट्रीमेंटल टू कंट्रीज। अब ये कह रहे हैं कि हमेशा हानिकारक है, ऐसा नहीं है। कई बार सरकार क्या करती है कि टैक्स जीडीपी में जो टैक्स कलेक्शन है उसको रेशनलाइज करती है। कई अन्य रिसोर्सेज होते हैं या अन्य कह सकते हो वेज होते हैं जिसमें देश में टैक्स कलेक्शन का तरीका ढूंढा जाता है। तो हमेशा कह सकते हैं कि हानिकारक होगा, ऐसा भी नहीं है। तो आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होता है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत होता है। एक सिंपल तरीका बता देते हैं, यूपीएससी में जब भी ऑलवेज वर्ड यूज होता है तो जनरली स्टेटमेंट गलत होते हैं, बट ये आप ब्लाइंडली मत फॉलो करिएगा। आपके पास दिमाग है, आप उसको जरूर एक बार यूज करिए, तब आप करिए। बट इन केस अगर आपको समझ नहीं आ रहा है और आप करना ही चाहते हो, तब आप जाके इस पे रिले कर सकते हो, यानी डिपेंड हो सकते हो। तो इसका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि स्टेटमेंट आपको पता है ना कि पहला सही है और ना कि दूसरा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। डी इसका सही आंसर होगा। अब आप इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के हमारे पीडीएफ सेक्शन के लिए टेलीग्राम चैनल जो यहाँ पर दिया गया है, इससे जुड़ जाइए। आपको ये सारी पीडीएफ वहां पर फ्री में मिल जाएंगे, जिससे आप डिटेल तरीके से अपने पास सॉल्यूशन रख सकते हो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Consider the following statement. Scrap steel is primarily sourced from discarded vehicles and applicants. Scrap steel मुख्य रूप से बेकार वाहनों और उपकरणों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं recycling scrap steel requires significant amount of energy and release harmful pollutant compared to the traditional method of extracting and refining virgin iron ore. वो कह रहे हैं कि स्क्रैप स्टील के पुनर्चक्रण में, यानी जब आप स्क्रैप स्टील से दोबारा कोई चीज बनाते हो, काफी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी तो चाहिए होती है। तथा जो वर्जिन लौह अयस्क होते हैं उनके निष्कर्षण, यानी जो ओरिजिनली फॉर्म में लौह अयस्क होता है जो आपको ओर के रूप में मिलता है, उनके शोधन की पारंपरिक विधि की तुलना में हानिकारक प्रदूषित उत्सर्जन ज्यादा करते हैं, यानी स्क्रैप स्टील से ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तीसरा कह रहे हैं यूजिंग स्क्रैप स्टील इज प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट टू अ लोअर कार्बन फुटप्रिंट देन यूजिंग वर्जिन ओर। अब तीसरा कह रहे हैं स्क्रैप स्टील से अगर हम उपयोग करें तो जो हम ओरिजिनल कह सकते हो जो अयस्क था उसकी तुलना में अधिक प्रदूषण होता है। तो देखो इसमें से बताना कितने सत्य हैं। देखो पहला क्या है, स्क्रैप मुख्य रूप से बेकार वाहनों और उपकरणों से होता है, तो ऐसा नहीं है, ये पार्शियली ट्रू कह सकते हैं। इसमें अन्य भी तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। तो कितने सत्य है ये बताना। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्यों अधिक, क्योंकि स्क्रैप स्टील से यहां पर आप कह सकते हो कम प्रदूषण होता है। यानी आप जो अयस्क है जो नेचुरल फॉर्म में होता है लौह अयस्क, उससे जब आप इस तरीके से बनाते हो, ठीक है, तो वहां पर अधिक कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का उत्सर्जन होता है, वो ज्यादा हानिकारक है। और इसमें आप कह सकते हो कि कम होता है, तो स्टेटमेंट उल्टा है यानी गलत है। तीसरा तो अपने आप सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, तो इसमें से आपका केवल एक सही होगा, ओनली वन इज द राइट आंसर, यानी ए सही होगा। वो कौन सा सही होगा, सिर्फ आपका सी स्टेटमेंट यानी तीसरा स्टेटमेंट ही सही होगा। एक हो गया। अगले पे बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। द हायर द स्टॉक प्राइस द बेटर ए कंपनी इज परफॉर्मिंग। शेयर की कीमत जितनी अधिक होगी कंपनी का प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा। दूसरा कह रहे हैं स्टॉक
स्प्लिट्स ऑलवेज इंडिकेट्स पॉजिटिव न्यूज अबाउट अ कंपनी, स्टॉक विभाजन हमेशा कंपनी के बारे में सकारात्मक खबर देता है। तीसरा, डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो क्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स हेल्प मिटिगेट रिस्क, आपके पोर्टफोलियो को विभिन्न क्षेत्रों में विविधतापूर्ण बनाने से जोखिम कम करने में मदद मिलती है। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, शेयर की कीमत जितनी अधिक होगी कंपनी का प्रदर्शन, तो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के शेयर, वहां के जो प्रमोटर्स हैं, वहां के जो लीडर्स हैं, या अन्य कारक होते हैं, कई बार उनके द्वारा भी कह सकते हो स्टॉक प्राइस बढ़ता है, या अंतरराष्ट्रीय मार्केट के कारण होता है। तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा क्या है, स्टॉक स्प्लिट्स ऑलवेज इंडिकेट्स पॉजिटिव न्यूज, यानी स्टॉक का विभाजन। अब देखो एक स्टॉक का विभाजन का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास जो भी स्टॉक है वो विभाजन तब करती है क्योंकि उसका मूल्य गिराती है। तो ये एक सकारात्मक खबर नहीं है, क्योंकि हमेशा उसको ये बात नहीं है कि अगर स्टॉक का एक तरीके से स्प्लिट किया जा रहा है तो उससे कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है, नहीं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसका डिवीजन हो रहा है। तो ये भी बात आपकी यहाँ पर सही नहीं है। डाइवर्सिफाई करना एकदम सही बात है कि रिस्क को कम करता है, प्रॉफिट को ज्यादा बनाता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 3 ही सही है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, केवल एक सही होगा। आगे बात कर लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिंक ऑल द एटीएम इन इंडिया, निम्नलिखित में कौन से भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिट, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिट, और चौथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फैक्चुअल क्वेश्चन है, एटीएम को जोड़ने के लिए आपको सबको पता है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये यहाँ पर काम करता है सभी एटीएम को जोड़ने के लिए। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। The Factories Act 1881 was passed with a views to fix wage of industrial workers and allow the workers to form trade unions. कारखाना अधिनियम 1881 औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी तय करने, उन्हें ट्रेड यूनियन बनाने की अनुमति देने के उद्देश्य से पारित किया गया था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, एन एम लोखंडे was the pioneer in the organizing the labor movement in British India. लोखंडे साहब भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने में अग्रणी थे। देखो क्वेश्चन को अगर देखो तो पहला स्टेटमेंट फैक्ट्री एज है, ठीक है, वो वेजेस को फिक्स करने के लिए हो सकता है, ठीक है, लेकिन ट्रेड यूनियन से रिलेटेड इसका कोई काम नहीं था। ये मेनली यही था कि बच्चों को एक तरह से कारखानों में नहीं ले जाना है, ठीक है, रिस्क कम करने के लिए है और मजदूरी वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट पूरी तरह सही नहीं, तो ये गलत होता है। लोखंडे साहब की बात सही है, आपको याद रखना पड़ेगा कि लोखंडे साहब ब्रिटिश भारत में मजदूरों के आंदोलन के प्रमुख लीडर थे। इन्होंने काफी सामाजिक सुधार भी किया और मजदूरों की हितों के लिए काफी वहां पर संघर्ष भी किया था। तो स्टेटमेंट 2 इसका केवल सही होता है, यानी बी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी कभी अपने सेंस से भी देखना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एकदम फैक्चुअल ही हो, कुछ बातें फैक्चुअल हो सकती है, जैसे लोखंडे साहब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही स्टेटमेंट बी है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। Consider the following statement about the insolvency and the bankruptcy code IBC 2016. दिवाला और दिवालियापन IBC 2016 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है IBC seek for insolvency resolution corporate persons partnership firms and the individual, यानी जो IBC है वो कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्म, व्यक्तियों के दिवालियापन समाधान का प्रयास करता है, ठीक है। दूसरा है डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल इज द एडजस्टिंग अथॉरिटी फॉर द कॉर्पोरेट, ऋण वसूली न्यायाधिकरण कॉर्पोरेट दिवालियापन के लिए एक न्याय निर्णय प्राधिकरण है, यानी एक तरह से ट्रिब्यूनल है। तीसरा है देयर आर आल्सो प्रोविजन टू डील विद क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, यानी सीमा पार दिवालियापन के निपटने के लिए। तो देखो पहला एकदम सही है, बनाया इसीलिए गया था कि दिवालियापन के समाधान के लिए, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट व्यक्ति हो चाहे कोई फर्म्स हो, इनके लिए ये दिवालियापन संहिता 2016 ही लाई गई थी। इसमें एक कह सकते हैं, ये बात भी सही है कि डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की भी बात कही गई है जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में काम करती है, ये बात भी सही है, इसी एक्ट में था। तो पहला और दूसरा सही है, सीमा पार के लिए ये काम नहीं करता है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो आपके यहाँ पर ओनली 2, केवल 2 स्टेटमेंट वाली बात सही है, तो बी विल बी द राइट आंसर। ऐसे स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये करंट में काफी न्यूज में रहते हैं। आप सबको पता है कि लगातार डील करता रहता है दिवालियापन से, है ना, इंसॉल्वेंसी से। तो ये हमारे साथ हम देखने को मिलेगा कि न्यूज पे रहता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भारत टैक्स। भारत टैक्स न्यूज पे था लगातार 2024 के बारे में। तो इट इज ए ग्लोबल टेक्सटाइल मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग इन द कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, या नीति आयोग द्वारा वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से आयोजित एक वैश्विक वस्त्र महाकार्यक्रम है, ठीक है। इट शोकेस इंडियाज इंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन, एम्पाजिंग फैशन
ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड द सस्टेनेबिलिटी। देखो पहली बात तो ये नीति आयोग के द्वारा नहीं किया गया था, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ये वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया गया था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ना कि नीति आयोग का इसमें कोई लेना देना है। दूसरा है, भारत में संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को प्रदर्शित करता है, जिसमें फैशन, पारंपरिक शिल्प और स्थिरता है। एकदम सही बात है, ये इसीलिए था, ही इसीलिए इसको लॉन्च ही किया गया था। तो बी इज द राइट आंसर। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? वैल्यू 2 इज द करेक्ट वन, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखो हमेशा याद रखो, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, जैसे पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग संस्थाओं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जरूर कुछ संस्थाओं के बारे में मालूम होना चाहिए, और इस यूपीएससी लगातार आपसे पूछता है, क्योंकि न्यूज में भी रहते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर 2024-25 के बजट में भी सरकार ने बहुत सारी बातें कही हैं, आप इसको भी देखते रहिए, तो इसके बारे में फिर से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। It is a regulatory body for overall supervision and the regulation of pensions in India. भारत में पेंशन के समग्र पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए ये नियामक निकाय है। एकदम सही बात है। दूसरा क्या है? इट ऑपरेट्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री फाइनेंस। यह वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है। ठीक है। तीसरा है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2003 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ओएसिस रिपोर्ट। ठीक है। चौथा है, इट वाज द पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल पेंशन स्कीम। देखो एकदम सही बात है, पेंशन से जुड़े हुए मामलों को देखता है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। 2003 में ही इसका एक तरह से कह सकते हो स्थापना हुई थी, किसके? ओएसिस रिपोर्ट के आधार पर। चौथा क्या है? इट वाज द पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल, भारतीय राष्ट्रीय पेंशन योजना की स्थापना का हिस्सा। एकदम सही बात है। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, और इसमें देखकर भी आपको लगता है कि गलत नहीं होगा। बस ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा फैक्चुअल है, जो आपको याद रखना चाहिए कि 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। तो थोड़े से फैक्ट्स आपको याद ही रखने पड़ेंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब ए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। देखो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम बहुत इजी होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये न्यूज पे रहता है, और आप सबको जनरल बेसिक सी बात है, बट बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। इट इम्पोजेज ए फ्लैट टैक्स रेट ऑन इनकम लेवल। भाई सभी आय स्तरों पर एक समान कर दर लगाओगे तो प्रोग्रेसिव कहाँ बचा। इट इम्प्लाइज हायर टैक्स रेट ऑन द लोअर इनकम एंड लोअर टैक्स रेट ऑन द हायर इनकम। भाई उल्टा हो गया, अगर आप सोचो ये तो रिग्रेसिव हो गया कि जो कम कमा रहा है उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, जो ज्यादा कमा रहा है उसको अधिक टैक्स, तो ये भी नहीं हो सकता है। इट इम्पोजेज हायर टैक्स ऑन द हायर इनकम, ज्यादा कमाई ज्यादा टैक्स, कम कमाई कम टैक्स। एकदम सही बात है, सी विल बी द राइट आंसर इसका। ठीक है। डिक्रीज इनकम लेवल, ये भी गलत है। तो इसका मतलब है कि सी होगा। इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं, जो कि भारत में और दुनिया के ज्यादातर देशों में इसी टैक्सेशन को फॉलो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, which of the following statement best define the inclusive growth। inclusive growth न्यूज पे रहता है, बट जब बात करते हैं क्वेश्चंस की तो देखते हैं कि हमें मालूम भी है कि नहीं है। पहला कह रहा है, inclusive growth refer to economic development that benefits only a specific segment। भाई एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए कैसे हो सकता है ना? खासकर वो भी जो कि अमीर हैं, वेल्दी हैं, विशिष्ट वर्ग, धनी वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए थोड़ी होगा, गलत है। दूसरा, इंक्लूसिव ग्रोथ एम टू इंश्योर दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट ऑल सेगमेंट इंक्लूडिंग द मार्जिनलाइज्ड सिस्टम। दूसरा कह रहा है, समावेशी विकास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास व्यापक आधार वाला हो और हाशिए पर। एकदम सही बात है, सबसे ज्यादा अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हो जिस डेवलपमेंट में, और खासकर जो पुअर लोग हैं, यानी जो कमजोर तबका है, उसको बेनिफिट होना चाहिए, तभी जाकर वो सोसाइटी के कह सकते हैं इंक्लूजन में उनको हम शामिल कर सकते हैं या मान सकते हैं, और देश के विकास में कह सकते हैं उनकी भूमिका भी बढ़ रही है। तो बी स्टेटमेंट सही होगा। आगे देख लेते हैं। इट Inclusive growth is a term used to describe economic policies, कोई इससे लेना देने नहीं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से। चौथा, इंक्लूसिव ग्रोथ फोकस सोली ऑन द मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। ऐसा होने लगे तो फिर इंक्लूसिव कहाँ बचा। एकदम देख के समझ में आ रहा है कि गलत है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भीम ऐप की बात चलते हैं। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम आप सबने सुना, इज ए पेमेंट एप्लीकेशन एंड वॉलेट व्हिच अलाउ यूजर टू मेक इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर। भारत इंटरफेस एक भुगतान एप्लीकेशन वॉलेट, एकदम गलत है। ये एक एप्लीकेशन है, ना कि वॉलेट है। ठीक है, ये गलत हो गया। जो तत्काल बैंक, एकदम सही है, लेकिन वॉलेट वाली बात गलत है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चार्जेस यूजेस फॉर द ट्रांजेक्शन भीम, एकदम नहीं लेता है। एनपीसीआई कोई पैसा नहीं लेता जब आप भीम के थ्रू करते हो। कारण क्या? ये गरीबों के लिए बनाया गया था, उन लोगों के लिए बनाया गया था जो कि सक्षम नहीं है या बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी से स्ट्रांग नहीं है। भीम फीचर कैन बी अवेल्ड विदाउट द इंटरनेट ऑन एनी। भीम की सुविधाएं किसी भी मोबाइल फोन पर बिना उपलब्ध के हो सकती है। एकदम सही है। आपको पता है ना, एक स्टार बनाना होता है, 99 लिखना होता है और हैश लिखना होता है, जिसमें भीम की सेवाएं
किसी भी मोबाइल से आप पा सकते हो। तो इसका मतलब है कि केवल एक स्टेटमेंट यानी तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर भीम ऐप से जुड़े हुए गलत होते हैं। चलिए मूव कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। फंड फॉर द स्टार्टअप, एफएफएस इज के इनिशिएटिव अंडर द, किसके अंतर्गत आता है स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ द फंड? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लास या एसजीएस बैंक लिंकेज प्रोग्राम। एकदम क्लियर है कि फंड के लिए फंड जो होगा वो सीधी सी बात स्टार्टअप के लिए बात चल रही है, तो स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान। ये आप सबको पता है कि बहुत आसान क्वेश्चन था, ये सिडबी के तहत दिया जाता है, तो ये बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। It is apex regulatory body for overall in licensing and regulation of micro small medium enterprise finance in companies in India। यह भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम वित्त कंपनियों के लाइसेंसिंग और विनियमन के लिए सर्वोच्च निकाय। एकदम सही बात चल रही है, सिडबी की बात चल रही है, तो स्टेटमेंट पहला सही है। इट इज अंडर द जुडिशकन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। एकदम गलत है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है, ना कि ये वाणिज्य मंत्रालय, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इट इज वन ऑफ द 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड टू सुपरविजन बाय द रिजर्व बैंक। एकदम सही बात है, नाबार्ड हुआ, ठीक है, इस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाई गई थी, है ना। और एक आपको पता है कि नेशनल हाउसिंग बोर्ड एनएचबी, इस तरीके से 4-5 संस्थाएं बनाई गई थी, उनमें से एक ये सिडबी था जिसका काम यही था। तो क्या काम सही हुआ? पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन अंडर द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग एक्ट 1949 या बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। ठीक है, दूसरा है इट हैज डेवलप्ड द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम टू मीट द इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन मार्केट। भारतीय बाजार की इलेक्ट्रॉनिक टोल आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एनईसीटी कार्यक्रम विस्तारित किया गया। तो पहले तो 1949 कहा है, आपने नाम सुना भी होगा इसका, तो अभी सुना लेटेस्ट में, 49 में नहीं था। तो ये बात सही है कि आरबीआई और आईबीए के तहत है, लेकिन 2007 के एक्ट के तहत है, ना कि 1949। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, यह भारतीय इलेक्ट्रॉनिक टोल की आवश्यकताओं से क्या लेना देना, ये तो आप सबको पता है कि फंड ट्रांसफर के लिए, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो डी इज द राइट आंसर, ना तो स्टेटमेंट पहला सही है ना स्टेटमेंट दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। आप सबको सुनने में आता होगा कि द्विपक्षीय निवेश संधियां, जैसे एक देश दूसरे देश के साथ निवेश से जुड़े हुए कई सारे ऐसे कह सकते हो ट्रीटीज करता है, उनमें बीआईटी का नाम बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, इन बीआईटी इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज दैट प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन एंड गारंटी टू द फॉरेन इन्वेस्टर। बीआईटी दो देशों के बीच एक समझौता है जो विदेशी निवेशकों को कानूनी सुरक्षा और गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, बोथ कंट्रीज इन्वॉल्व इन अ बीआईटी हैव इक्वल ऑब्लिगेशन एंड बेनिफिट रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। बीआईटी में शामिल दोनों देशों के निवेश के संबंध में समान दायित्व और लाभ है। ठीक है, बीआईटी ऑफन इंक्लूड प्रोविजन फॉर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द होस्ट कंट्री। बीआईटी में अक्सर नियामक और मेजबान देश के बीच विवाद समाधान तंत्र के प्रावधान होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एक समझौता होता है दो देशों के बीच में जो विदेशी निवेशकों को कानूनी सुरक्षा और गारंटी। एकदम सही बात है। देखो होता क्या है कि दो देश जब भी इस तरह के कोई भी एक तरह से आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो उसमें हमेशा इस तरह से लीगल प्रोविजन रखते हैं ताकि जो लोग पैसा लगाएं एक देश से दूसरे देश में, उनके पैसे की सुरक्षा हो सके। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या होता है, इनमें एक तरह से सीधी सी बात है, इक्वल ऑब्लिगेशन होंगे कि भाई कुछ हम मानेंगे और कुछ आप भी मानिए, तभी तो जाकर दोनों देश मिलकर तय कर पाएंगे कि इनके निवेशकों के हित सुरक्षित हों। ये भी स्टेटमेंट भी सही है। बीआईटी ऑफन इंक्लूड प्रोविजन टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो एकदम सही बात है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की बात होती है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही होता है। तो ऑल थ्री इज द राइट आंसर। अगले पे बात करते हैं कंसर्निंग बॉन्ड्स, व्हिच स्टेटमेंट एक्यूरेट? Corporate bonds are generally considered less risky than the government bond. The coupon rate of the bond is inversely proportional to its market price. Collab bond give the bond issue the right to the demand early. Zero coupon bond provides regular interest payments throughout the term. देखो कॉर्पोरेट बॉन्ड को आमतौर पर सरकारी बॉन्ड की तुलना में कम जोखिम हो, एकदम गलत। सरकारी बॉन्ड जो होते हैं ना, उनकी जोखिमता कम होती है। भाई सरकार कोई बॉन्ड जारी करेगी तो ज्यादा गारंटी होगी ना कि कोई कॉर्पोरेट करेगा। कॉर्पोरेट दिवालिया हो गया तो क्या करेंगे आप? तो पहला स्टेटमेंट गलत होता है। द कूपन रेट बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मार्केट प्राइस। ये बात यहाँ पे सही होती है। कैसे? देखो कूपन रेट वो होता है कि जैसे आप कोई बॉन्ड लेते हो तो वहां पर शुरुआत में कह दिया जाता है कि आपको इतने % पैसा मिलेगा। मान लो आपने बॉन्ड 10,000 रुपए का लिया
और उसमें कहा गया आपको 1000 रुपए मिलेंगे, तो एक ही 1000 रुपए मिलने वाले हैं, अब उससे ज्यादा आपको बॉन्ड में पैसा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इसके रिवर्ट होता है कई बार। ठीक है, कूपन रेट, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही होता है। कॉलेबल बॉन्ड गिव द बॉन्ड इशू राइट टू डिमांड अर्ली पेमेंट, एकदम गलत बात है। जीरो कूपन बॉन्ड प्रोवाइड्स रेगुलर, नहीं, कोई इसमें रेगुलर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसीलिए इनका नाम ही जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट आपका गलत होता है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको अगली क्लास पे इकोनॉमी के क्विक तरीके से फिर हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस लाएंगे, जिसमें आपका जो 2025 का प्रीलिम्स है वो अच्छे से हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।